Hello everyone, I'm Priyanka Gore. Welcome to Learning with Pace. So today's topic would be about key features of restoration comedy of manners. So in this sort of particular session, we'll talk about the main themes and the main characteristics of comedy of manners, and we'll also discuss why their literature became very much vulgar. As you all must be knowing that comedy of manners is known for their vulgarity and for their sexual talks as well. तो इसीलिए इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इतनी वल्गैरिटी इस टाइम पर क्यों आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। In 1660, King Charles II restored the English throne, and the first action was to grant the English drama a life. So, as you all must be knowing that in 1660, King Charles II returned to English throne, and as soon as he occupied English throne, what the first action he did, he gave English drama a life by reopening the theaters. तो जैसा कि आपको पता है फ्रॉम 1642 टू 1660 जो थिएटर्स थे दे वर ऑफिशियली क्लोज्ड, और 1660 में किंग चार्ल्स II के आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने लाइसेंस प्रोवाइड किया और थिएटर्स को ओपन कराया। एंड ही ब्रीद लाइफ इनटू द थिएटर वंस मोर, और इन्होंने फिर से थिएटर में एक जान डाल दी थी। सिंस किंग चार्ल्स II रिटर्न फ्रॉम फ्रांस एंड ही इंट्रोड्यूस्ड फ्रेंच लिटरेचर इन इंग्लैंड, सो आफ्टर दैट जितने भी प्ले राइट्स इस पीरियड से बिलोंग करते थे दे स्टार्टेड इमिटेटिंग फ्रेंच लिटरेचर एंड फ्रेंच राइटर। और उस टाइम पर फ्रेंच लिटरेचर वर फेमस फॉर ओनली करप्शन एंड फॉर मेकिंग द मोकरी ऑफ डैंडी पीपल एंड एरिस्टोक्रेट्स। यही सेम चीज़ इस टाइम के प्ले राइट्स ने फॉलो की, इमिटेट की, और यही सेम चीज़ हमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स में देखने को मिलती है। चार्ल्स II वॉज एन एक्टिव एंड इंटरेस्टेड पैटर्न ऑफ द ड्रामा। दैट मीन्स कि इन्होंने ड्रामा में खूब सारा पैसा खर्च किया, और डायरेक्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कुछ अय्याश किस्म के आदमी थे, या ये कह लो कि इनके बड़े ही नवाबी से शौक थे, और खूब सारा पब्लिक का पैसा ये खर्च भी किया करते थे, और इन्होंने वो पैसा ड्रामा में भी लगाया था। So soon after his restoration in 1660, he granted exclusive play staging right. जब ये 1660 में इंग्लिश थ्रोन पर आए, इन्होंने स्टेजिंग राइट दिया टू कंपनीज़ को, किंग्स कंपनी एंड ड्यूक्स कंपनी। तो फ्रेंड्स उस टाइम पर यही दो कंपनी थी जहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस दी जाती थी, और ये क्लोज थी प्यूरिटन्स के टाइम पर। तो चार्ल्स II ने स्टेजिंग राइट दिया इन दोनों कंपनी को, जिनके नाम आपको याद रखने हैं, किंग्स कंपनी एंड ड्यूक्स कंपनी। किंग्स कंपनी लेड बाय थॉमस किलीग्रू एंड ड्यूक्स कंपनी लेड बाय विलियम डेवनेंट। तो आपको इनके ओनर का भी नाम याद रखना है कि किंग्स कंपनी के ओनर थे थॉमस किलीग्रू एंड ड्यूक्स कंपनी के थे विलियम डेवनेंट। नाउ व्हेन दीज कंपनीज गॉट स्टेजिंग राइट बाय द किंग हिमसेल्फ, तो हुआ ये कि दोनों ही कंपनीज़ में एक कंपटीशन आ गया, क्योंकि काम अच्छा खासा चलने लगा, स्टेज परफॉर्मेंसेस दी जाने लगी और ऑडियंस भी आती थी इन परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए। तो इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। वाइड का मतलब होता है कंपटीशन स्टार्ट होना। कंपटीशन स्टार्ट हुआ फॉर ऑडियंस फेवर, ताकि न्यूमरस वेज में पीपल आए और वो थिएटर परफॉर्मेंसेस को देखे। पॉपुलर एक्टर्स के लिए एंड न्यू प्लेज लिखने के लिए एक कंपटीशन हो गया। नया नया जॉनरा, किस तरीके के जॉनरे इस टाइम पर डेवलप हुए, बोर्न हुए, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये एक हैक्टिक क्लाइमेट हो गया था। हैक्टिक क्लाइमेट का मतलब है बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया था। तो इस वजह से इस टाइम पर हीरोइक ड्रामा, पैथेटिक ड्रामा, जिसको हम शी ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी, ये तीन जॉनरा डेवलप हुए एंड फ्लरिश हुए। हम शी ट्रेजेडी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, और हीरोइक ड्रामा के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, और रेस्टोरेशन कॉमेडी का ये सेशन है ही। तो शी ट्रेजेडी के बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। ओके। Both the quantity and quality of drama suffered when in 1682 the most successful Duke's Company absorbed the struggling King's Company, and in amalgamation they formed United Company. हुआ ये था कि 1682 के आसपास जो ड्रामा था उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी में काफ़ी डिक्लाइन होने लगा था बिकॉज ऑफ द मोनोपोली एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज्ड एट दैट टाइम? एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इन 1678 देयर वाज अ प्लॉट नेम्ड
popish plot which was organized by Titus Oates, and in 1682 there were exclusion crisis as well. तो इस वजह से जो ड्रामा था उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे काफ़ी फ़र्क आने लगा और जो न्यू प्लेस थे वो भी ड्रॉप होने लगे, प्लस जो एक्टर्स की इनकम थी एंड जो इन्फ्लुएंस था उनका उसमें भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। तो उस टाइम पर जब ड्यूक एंड किंग्स कंपनी के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था, सो ड्यूक्स कंपनी गॉट सक्सीडेड एंड जो किंग्स कंपनी थी इसमें डाउनफॉल होने लगा था। तो ड्यूक्स कंपनी ने किंग्स कंपनी को बचाया और साथ में मिलकर अमेलगमेशन में एक न्यू कंपनी को डेवलप किया एंड द कंपनी नेम्ड इज यूनाइटेड कंपनी। और फिर बाद में ड्यूक्स एंड किंग्स कंपनी ने दोबारा से एक अपनी कंपनी को डेवलप किया मिलकर एंड उनकी कंपनी का नाम था कोऑपरेटिव कंपनी। अब जो ये कोऑपरेटिव कंपनी है इसमें 1695 में विलियम कॉन्ग्रीव का जो फेमस प्ले था लव फॉर लव, वो इतना अच्छे से स्टेज परफॉर्मेंस की गई इसकी और बहुत ही ह्यूज बॉक्स ऑफिस सक्सेस इस टाइम पर रही थी। सो यू कैन से कि कोऑपरेटिव कंपनी को जो सक्सेस मिली थी वो मिली थी विलियम कॉन्ग्रीव के फेमस प्ले से लव फॉर लव से। चार्ल्स टू हैड ग्रांटेड लेटर्स पेटेंट, जो जिसको कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट, लेटर्स पेटेंट को कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। तो चार्ल्स टू ने लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे कैवेलियर को एंड थॉमस किलीग्रू एंड डेवनेंट को, गिविंग देम एक्सक्लूसिव राइट्स, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इन्होंने जो चार्ल्स टू थे इन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे कि अब आप लोगों के पास एक्सक्लूसिव राइट है, आप थिएटर्स को दोबारा से ओपन करिए। So these patents carried a very important thing, that women should play women's part rather than adolescent boys. That means before this period, before the reign of Charles II, जो adolescent boy थे they used to play women role, they used to dress like a girl. लेकिन जब ये पेटेंट इशू किया गया चार्ल्स टू ने साफ साफ कहा कि अब विमेन का रोल विमेन ही निभाएगी, विमेन विल प्ले विमेंस रोल। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि विमेन को भी काम मिलने लगा था थिएटर्स में। जैसा कि हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ कॉमेडी? कॉमेडी वो होती है दैट एंड्स हैप्पीली एंड एम एट पीपल लाफ बाय मेकिंग सर्टेन फॉलीज, हाइपोक्राइसी एंड शोइंग समथिंग इन एग्जेजरेशन फॉर्म एंड बाय शोइंग द वीकनेस ऑफ द पीपल फॉर रिफॉर्मिंग सोसाइटी। तो इसे कॉमेडी कहा जाता है। अब अगर कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करें तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब क्या है? जब मैनर्स का मजाक बनाया जाए, बिहेवियर का मजाक बनाया जाए, उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। तो एक बार इसको डिटेल में देखते हैं। सो कॉमेडी ऑफ मैनर इज़ अ कॉमेडी डील्स विद बिहेवियर ऑफ पीपल। ये एरिस्टोक्रेटिक पीपल के बिहेवियर का मजाक बनाते हैं इस टाइम पे, और इसी टाइप का जॉनरे रेस्टोरेशन पीरियड के टाइम पर डोमिनेंट होता है। सो दीज प्लेज स्क्रूटिनाइज एंड रिडिक्यूल अपर क्लासेस सोसाइटीज मैनर्स एंड रूल्स ऑफ देयर बिहेवियर एंड प्रोवाइडिंग अप टू द माइन्यूट कॉमेंट्री ऑन द क्लास, डिज़ायर एंड देयर मैरिजेस। देखिए इस टाइम पर होता ये था कि सबसे पहले तो चलिए आप इसका मैं लेमन मीनिंग बताऊं अगर कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, तो इसका लेमन मीनिंग में मैं आपको इतना समझा सकती हूँ कि जैसे एरिस्टोक्रेट पीपल थे जो उस टाइम के थे, मतलब जिनके पास खूब सारा पैसा था, अंधाधुंध पैसा था, नौकर चाकर होते थे आगे पीछे, तो इतने पैसा होने के बाद वो किस तरीके से ओडली फैशन में रहा करते थे, मतलब बियॉन्ड जाकर कुछ पहना करते थे जो बहुत देखने में बहुत भड़कीला ल्यूरिड टाइप का होता था। एंड उनके बोलने उठने बैठने का तरीका जो होता था अमीर लोगों का उस टाइम पर, इस चीज़ का मजाक बनाया करते थे प्ले राइट्स। तो यही कहा गया है कि मैनर्स का मजाक बनाना मतलब उनके बिहेवियर का मजाक बनाया करते थे, जिसमें उनकी मैरिज को भी इंक्लूड किया कि उनकी जो मैरिजेस होती थी वो लव पर बेस्ड नहीं होती थी। मैरिज में ओनली कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी हुआ करती थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ करते थे। जैसे कि अगर आप अमीर लोगों की बात करते हो तो आप सीधा आपके दिमाग में क्या आता है कि वो पैसा उड़ाते हैं, खूब उनके पास पैसा है, नौकर चाकर हैं, गाड़ियाँ हैं, और जो लड़कियां होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो किटी पार्टी करती हैं। तो ऐसा ही उस टाइम पर जो ये अमीर लोगों की जो शौक़ होते थे उनके शौक़ का मजाक बनाया गया और उनके तौर तरीक़ों का मजाक बनाया गया। इसीलिए
इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा गया है। तो इस चीज़ से आप इस लेमन लैंग्वेज से समझ सकते हो कि इस जॉनरे को कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्यों कहा है, मैनर्स वर्ड क्यों लगा है। वो इसीलिए लगा है कि एरिस्टोक्रेट के तौर तरीक़ों का मजाक बनाया जाता था, उनके कपड़ों का मजाक बनाया जाता था, उनके बोलने उठने बैठने का मजाक बनाया जाता था, और साथ ही साथ ये मजाक बनाया जाता था कि उनकी जो मैरिजेस थी वो लव पर बेस्ड नहीं होती थी, कॉन्स्पिरेसी बहुत होती थी, कोई किसी के लिए लॉयल नहीं होता था। एंड जो मैरिजेस होती थी दे वर लिमिटेड टू फ्रॉड, गुलिंग, ककोल्ड्री एंड ग्रीड होता था, रिवेंज होता था। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स दिखाए बाय मॉकिंग द एरिस्टोक्रेट्स। सो इस टाइम पीरियड में टू टाइप्स ऑफ ऑथर्स वर देयर। फर्स्ट टाइप के ऑथर वो थे दे वांटेड टू इमिटेट जैकोबियन एज, और यू कैन से दे वांटेड टू रिकवर द ड्रामाज विच हैज़ बीन रिटन इन जैकोबियन एज। मतलब वो ऑथर्स जैकोबियन एज के ड्रामाज को रिकवर करके लिखना चाहते थे, उसे डेवलप करना चाहते थे। लेकिन जो सेकेंड टाइप ऑफ ऑथर्स थे दे वांटेड समथिंग इनोवेशन इन लिटरेचर, सो दे स्टार्टेड फॉलोइंग फ्रेंच गैलिक्स। मतलब उन्होंने फ्रेंच लिटरेचर को फॉलो करना स्टार्ट किया, जिसमें सटायर, पैरोडी, फोलीज, हाइपोक्राइसी, करप्शन एंड सेक्सुअलिटी, इन सब के बारे में बात की जाती थी। ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती थी। So there were an invention in 17th century of a word which is a slang, and the slang name is rake. So this was the word which was basically discovered for all those male person who were womanizer. मतलब ये उन मेल लोगों को कहा जाता था जो विमेनाइज़र थे। तो ये टर्म उन्हीं के लिए अप्लाई होती थी, और ये टर्म इनोवेट हुई थी रेस्टोरेशन पीरियड में, जो मेल इमोरल कंडक्ट करते थे, पर्टिकुलरली विमेनाइजिंग का। जिसमें कि आपके सामने एक जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो हॉर्नर का है, और एक बार आप जो कंट्री वाइफ है इसको ज़रूर पढ़ना, आपको पता चलेगा इस स्लैंग के बारे में भी और किस तरीके के इमोरल कंडक्ट किए गए हॉर्नर के द्वारा। So much of the Elizabethan playwriters blended tragedy and comedy all together. So we have already seen the playwriters who belong to Elizabethan period. They amalgamated these two different genres, that is comedy and tragedy. लेकिन अगर हम इन्हीं के comparison में restoration dramatists की बात करें, so they chose to keep these two different genres separately. जैसे कि कॉमेडी को अलग रखा एंड ट्रेजेडी को अलग रखा। सो दिस पीरियड कैन बी ब्रोकन इनटू टू कैटेगरीज, वन इज़ फॉर कॉमेडी एंड द अदर वन इज़ फॉर ट्रेजेडी। अगर हम ट्रेजेडी की बात करें, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी इज़ क्लासिफाइड एज हीरोइक ट्रेजेडी। एंड हीरोइक ट्रेजेडी में क्या होता था, एक एडमायरेबल कैरेक्टर होता था एंड वो गुड डीड्स करता था, बहुत ही विलफुल होता था और बहुत उसकी विल पावर होती थी। तो उसको एडमायर किया जाता था, उस कैरेक्टर को एडमायर किया जाता था, तो उसे हीरोइक ट्रेजेडी कहा जाता था। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉमेडीज़। अगर हम इसी के कंट्रास्ट में कॉमेडीज़ की बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ कॉमेडीज़ वी हैव सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ह्यूमर, मैनर्स एंड इंट्रीग। ये तीन टाइप की कॉमेडी थी। तो सबसे पहले ह्यूमर की बात करते हैं। Comedy of humor were made popular by Renaissance playwright and poet Ben Jonson earlier in the century. तो Ben Jonson के बारे में डिटेल्ड वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है इट वॉज डेवलप्ड बाय Renaissance playwright whose name was Ben Jonson. अगर हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करें, सो इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ जॉनरा ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन ड्रामा पीरियड, एंड दीज प्लेज वुड टिपिकली मॉक द अपर क्लास एंड वुड यूजुअली इंक्लूड वल्गर एंड सेक्सुअल सजेस्टिव लैंग्वेज। जैसा कि हम बात कर भी चुके हैं कि इस टाइम पीरियड में अपर क्लासेस को मॉक किया जाता था, उनके मैनर्स को मॉक किया जाता था, और जो वल्गैरिटी थी, सेक्सुअली जो लैंग्वेज थी, उनको इंक्लूड किया जाता था, इंस्टीट्यूट किया जाता था इस टाइम पीरियड में। अब थर्ड वन जो बच गई है दैट इज इंट्रीग। सो दिस टाइप ऑफ कॉमेडी हैज समवट कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट, यूजुअली रिजॉल्व्स अराउंड रोमांस एंड एडवेंचर। तो इसमें रोमांस एंड एडवेंचर दिखाया जाता था। सो दीज थ्री टाइप ऑफ मेनली कॉमेडीज वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। द मॉडर्न थिएटर बिल्ट विद इट्स पिक्चर फ्रेमवर्क स्टेज, मूवेबल सीनरी डिज़ाइन एंड आर्टिफिशियल लाइट। मतलब अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो थिएटर काफ़ी मॉडर्नाइज्ड हो गए थे। थिएटर में
पिक्चर फ्रेमवर्क लगा दिया गया था स्टेज पर, मूवेबल सीनरी डिज़ाइंस थे। दैट मीन्स कि जो भी सीनरी होती थी वो चलती हुई होती थी। जैसे कि अगर क्लाउड्स दिखाने हैं तो क्लाउड्स को मूवेबल फॉर्म में दिखाया जाता था, गार्डन्स दिखाने हैं तो उनकी सीनरी दिखाई जाती थी, आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई हुई थी। तो ये जो मॉडर्न थिएटर्स थे, इट वॉज क्रिएटेड एंड बिल्ट बाय सर क्रिस्टोफर रेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सर क्रिस्टोफर रेन ने ड्यूक्स एंड किंग्स कंपनी को डिज़ाइन किया था, इनका न्यू आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क किया था, क्योंकि 1672 में दैट सिटी बर्न्ड डाउन बाय फायर। और जो ये दोनों थिएटर थे, इनमें म्यूज़िक दिया गया, डांस दिया गया एंड मूवेबल सीनरी थी, इलेबोरेटेड मशीन्स थी। इलेबोरेटेड मशीन्स का मतलब है एडवांस मशीन्स, जहाँ पर थंडर, लाइटनिंग वेव्स, इन सब की साउंड प्रोवाइड की जाती थी। So this kind of particular genre is famous for sexually explicit language, but this language was encouraged by Charles II himself. And the best known fact of this restoration drama is that it is immoral, and the comedy of manners is also known as anti-sentimental comedy. Now we will discuss why their literature became very much vulgar. So I have written few reasons here. इनको हम वन बाय वन करके रीड करते हैं। चार्ल्स टू, जैसा कि आपको पता है, फ्रांस से आए थे। फ्रेंच कोर्ट जो है वो करप्शन के लिए जाने जाते हैं। जब वो फ्रांस से आए थे उस टाइम पर जो ब्रिटिश सोसाइटी थी, इट गॉट डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच कल्चर। नॉट इवन प्ले राइट, बल्कि ऑडियंस भी वो फ्रेंच कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। अब वो फ्रेंच कल्चर से जो इन्फ्लुएंस्ड हुए ड्रामाज थे वो देखना पसंद करने लगे थे ऑडियंस। एंड जो लोगों का इंटरेस्ट था वो शिफ्ट होने लगा फ्रॉम मोरालिटी एंड सोशल रूल्स टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट। दैट मीन्स अब जो लोग प्यूरिटन्स के टाइम पर मोरालिटी और सोशल रूल्स में रहा करते थे, रेस्टोरेशन के बाद में उनका ये इंटरेस्ट बिल्कुल शिफ्ट हो गया। अब उनका इंटरेस्ट जो था वो एंटरटेनमेंट की तरफ आ गया था। एंड जो कॉमेडी है वो एमर्ज हुई। इस टाइम पर जो प्ले राइट्स थे, जब उन्होंने एरिस्टोक्रेट पीपल को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया, तब कॉमेडी एमर्ज होने लगी। व्हेन द प्ले राइट्स स्टार्टेड मॉकिंग डैंडी पीपल और द ओल्डली फैशनेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी। नाउ सेकेंड रीज़न ये था कि प्यूरिटन्स ने जो स्ट्रिक्टली 11 ईयर्स का लॉकडाउन किया हुआ था लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट के साधन बंद कर दिए थे, प्लेजरेबल थिंग्स बंद कर दी थी, जैसे कि कॉफ़ी हाउसेस, थिएटर, वाइन, ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ वो कहते थे कि हम गॉड के चाइल्ड हैं, सो वी मस्ट प्रे एंड रिपेंट एवरी टाइम। इसके बारे में तो हम बात भी कर चुके हैं कि वो कहा करते थे प्यूरिटन्स कि प्लेजर इज़ सिन, कि जो प्लेजरेबल थिंग्स हैं वो सिन हैं, वो पाप हैं। जब चार्ल्स टू फ्रेंच इन्फ्लुएंस लेकर आए ब्रिटिश में, तो उस टाइम पर फ्रेंच लिटरेचर को इमिटेट करने लगे ब्रिटिश प्ले राइट्स। और जो भी फ्रेंच राइटर्स थे, जैसे कि मॉलियर, रेसिन एंड कॉर्नियल, ये उस टाइम पर कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिख रहे थे। एंड ये कह सकते हो कि जो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स का जो मेन थीम है, ये फ्रेंच राइटर्स में भी पॉपुलर था। और उस टाइम पर जो मॉलियर के फेमस वर्क थे वो हैं मिज़ैंथ्रोप एंड द स्कूल फॉर वाइव्स। वैसे तो अगर हम इस टाइम पीरियड से पहले विलियम शेक्सपियर के वर्क की बात करें, मैच एडो अबाउट नथिंग, तो ये वर्क एक बेस्ट एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। बट अगर कॉमेडी ऑफ मैनर्स के प्रॉपर जॉनरा की बात करें तो ये डेवलप हुआ था रेस्टोरेशन पीरियड में। जो इस टाइम पीरियड में मास्टरपीस लिखे गए वो थे द कंट्री वाइफ, विचर्ले ने लिखा था ये वर्क। विलियम कॉन्ग्रीव का जो मास्टरपीस था द वे ऑफ द वर्ल्ड इन द लेट 18th सेंचुरी। अगर हम फिर बाद में रेस्टोरेशन पीरियड के आगे जाकर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो ओलिवर गोल्डस्मिथ के जो वर्क है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हैं। उनका जो ये वर्क है शी स्टूप्स टू कनकर। एंड अगर रिचार्ड शेरिडन की बात करें द राइवल्स एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल। सो दीज काइंड ऑफ वर्क दे रिवाइव्ड द फॉर्म ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड दे रिवाइव्ड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स genre as well in 18th century. And if we go again a little over a century from this date, then the comedy of manners, this genre were being perfectly shown by the works of Irish playwright Oscar Wilde. So he has written
two important work that shows comedy of manners in very perfect way, Lady Windermere Fan and the importance of being earnest. और इन work में these work satirized the Victorian morality of the time, and this work is best known for this type of genre, that is comedy of manners. So this is very important and keep this in your mind. It can be asked in any form, so you have to remember that the comedy of manners that has been perfectly shown in Oscar Wilde's work, and these two work were very much important. So let's talk about the kind of criticism which the playwright of this period had to received. रेस्टोरेशन कॉमेडी में जितने भी राइटर्स थे उनको क्रिटिसाइज़ किया जेरेमी कॉलियर ने. जेरेमी कॉलियर अटैक्ड रेस्टोरेशन प्लेस बाय राइटिंग दिस वर्क, अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज. एंड इन्होंने ये वर्क लिखा 1698 में. अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने किन किन को अटैक किया था इस वर्क में. ड्राइडन, विचरले, कॉन्ग्रीव, वैनब्रू, डुफ्रे एंड ओटवे. और इन आई थिंक 2-3 राइटर और हैं, तो एक बार उनके नाम देख लेना आप प्लीज़, ठीक है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है. तो यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. तो जो ये अटैक था, ये अटैक क्यों किया गया? फॉर देयर इंडिसेंसी एंड लाइसेंशियसनेस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइसेंशियसनेस? दैट देयर वर्क शोज complete lack of moral discipline and moral standards. So as a result, Collier attacked the restoration drama and he was considering this drama as worthless. और इन्होंने कहा कि जो restoration comedy theatres हैं, like restoration comedy जो है, इन्होंने कुछ भी English literature को नहीं दिया except sexuality, indecency, moral डिसिप्लिन को तोड़ा है. तो इन्होंने जो ये वर्क लिखा था, ही रोट दिस वर्क विद अ बिलीफ दैट थिएटर शुड बी इरेडिकेटेड. और इन्होंने कहा था थिएटर्स को बंद कर देना चाहिए रादर देन राइटिंग सच क्रीप थिंग्स. ओके, तो इस तरीके से इन्होंने ये वर्क लिखा था. फिर यहाँ से रेस्टोरेशन कॉमेडी का डिक्लाइन शुरू हो जाता है. अब यहाँ पर हमने की फीचर्स कंप्लीट कर लिए. हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बैकग्राउंड कर लिया. कल हम राइटर्स की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में राइटर्स को लेके चलेंगे और फिर रेस्टोरेशन कॉमेडी को ख़त्म करेंगे. आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं. आपको जो भी क्वेश्चंस पुटअप करने हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस साइड प्रियंका गौड़. आई विश यू ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग.